बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। ये कहना था DGISPR का, जो उन्होंने जर्मन जरीदे के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में इस बयान के साथ जायज़ा लेंगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक नई पाबंदी लगाई है और इस पाबंदी के नतीजे में हिंदुस्तान ईरान से आउट हो गया है। चाबहार की बंदरगाह की बात कर रहा हूँ कि जिसका नाम हम कुलभूषण यादव की वजह से जानते हैं। क्या असरात होंगे खित्ते के ऊपर, और पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा, सभी खुशियां मना रहे हैं इस जहां के अंदर सिवाय इबलीस के, और इबलीस को आने इस बात का भी जायजा लेंगे। इस मुआहदे के असरात क्या होंगे खित्ते के ऊपर, हिंदुस्तान को कितनी परेशानी होगी, इस अमर का भी जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ साथ में ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बड़ा बैलेंस किस्म का पैनल है और आज सियासी मामलात के साथ साथ अस्करी महाज के ऊपर पाकिस्तान को किस कदर कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, किस कदर चैलेंजेस हैं और क्या कुछ पाकिस्तान आगे कर सकता है, दोनों चीज़ों का जायज़ा लेंगे। जनरल साहब सर, अगर आप इसको अस्करी महाज पर हम देखें तो ये तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने गारंटी ली है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की। बहुत पहले से ये बात 70s से ये शायद जुमला कहा जा रहा था। अब इस उन जुमलों के अंदर और अब इस मुआहदे के दोनों के सर असरात क्या हैं? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का कितना पुराना ताल्लुक था जो अब एक मुआहदे की सूरत में सामने आया है, और अस्करी एतबार से इसमें क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो खित्ते की सलामती और सालमियत के लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान का किरदार जो है वो किसी भी मुल्क के मुकाबले में अब खित्ते के अंदर बड़ा मजबूती से सामने आया है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। देखिए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो तकरीबन 8 दहाइयों पे मुहित है, और इससे पहले भी हमारे 2-3 बल्कि ऐसे एग्रीमेंट्स रहे हैं जहाँ पे हमने उनको दफाई शोबे में उनके साथ कोऑपरेट किया। और एक्चुअली अगर आप देखें तो एक अरेंजमेंट को फॉर्मलाइज किया गया है थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, वेरेज हमारे जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा से उनको ट्रेनिंग में उनको हेल्प करते रहे हैं, और बाकी जो तैयारियां उसमें हेल्प करते रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सफ़र हमारा शुरू हुआ था ऑपरेशन मार्का हक और बनियानुल मरसूस से, उसी की कंटिन्यूएशन है ये कि उस वक़्त पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया, और उसके बाद से दुनिया जो है पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देख रही है। अब जबकि एक अरब वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अपहीवल है, और जो उनके ट्रेडिशनल अलाय थे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके ऊपर रिलायंस और उनके ऊपर एतबार और उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। पर्टिकुलरली जो गाजा में एट्रॉसिटीज जारी हैं, और उसके बाद जो दोहा पर अटैक किया इजराइल ने, उसके बाद अरब वर्ल्ड जो है वो उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती अमेरिका को कि वो उनकी सिक्योरिटी का कोई ख्याल रखेंगे। तो इस वजह से नेचुरल एक आउटकम था कि सऊदी अरेबिया जो कि बहुत अहम मुल्क है उस खत्ते में, उसने पाकिस्तान की तरफ देखा कि पाकिस्तान उसकी मदद करे उसके दफा में। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी अस्करी लिहाज से एक बहुत बड़ी हमारी एक रिकग्निशन और हमारे लिए काबिल फ़ख्र और एक रिस्पेक्ट की बात है कि हमें मतलब वो पोजीशन मिल रही है कि जहाँ पे हरमैन शरीफैन के लिए पर्टिकुलरली हम बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा जनरल साहब, सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन होंगे? क्या हम वहाँ पर अपना जो न्यूक्स है वो डिप्यूट करेंगे? क्या हम वहाँ पर जो है वो कोई मिसाइल सिस्टम डिप्यूट करेंगे? वहाँ पे कोई अपनी आर्टिलरी डिप्यूट करेंगे? एयरफोर्स डिप्यूट करेंगे? कोई बेसिस वहाँ पर जो है वो, जिस तरीके से अमेरिका मुख्तलिफ इलाकों में बेसिस रखता है, बगराम बेस की बात भी ट्रम्प साहब कह रहे थे कि दोबारा लेंगे, जिस तरीके से जो है वो कतर के अंदर उनके बेसिस हैं, तो इस तरह से पाकिस्तान के बेसिस होंगे सऊदी अरब के अंदर। सर मैं ये नहीं कहता कि होगा क्या, लेकिन क्या क्या ऑप्शन होंगे अगर ये हम बता सके, क्योंकि कुछ चीज़ें तो जाहिर है कि ऐसी होंगी कि जो एग्रीमेंट का पार्ट होंगी, जो कॉन्फिडेंशियल भी होंगी, और कुछ चीज़ें जो लोगों के सामने आएंगी, लेकिन बीइंग एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर या बीइंग एक तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन, हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे? हम वहाँ पे क्या कुछ कर सकेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, और पाकिस्तान के पास ऐसी ताकत है हर लिहाज से, हर डोमेन में, कि हम किसी भी एग्रेशन को डिटर कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है और इस पेट के अगेंस्ट, चाहे वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हो। लेकिन अभी जो कुछ चीज़ें हैं जो अभी आगे मजीद आया होनी है। 2 डोमेन है मेन, एक कन्वेंशनल डोमेन और एक अनकन्वेंशनल डोमेन। कन्वेंशनल डोमेन में आपके मतलब
आप अगर गन्स और टैंक्स और एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और कन्वेंशनल मिसाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वेयर एज अनकन्वेंशनल में आप न्यूक्लियर डोमेन की बात करते हैं। बहुत इस पे बातचीत हो रही है, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है जो पैक्ट के ऊपर व्हाटएवर इंफॉर्मेशन जो अभी तक अवेलेबल है। लेकिन मेरी असेसमेंट में, अगर मैं जाती असेसमेंट आपको दूं, तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल और मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अभी तक, जाहिर है हमारी रिलायंस भी यूएस के ऊपर है और सऊदी अरेबिया की रिलायंस भी यूएस के ऊपर है, और न्यूक्लियर वेपन जो है वो हमेशा से हमारे इंडिया स्पेसिफिक रहे हैं। उनका किसी और मुल्क के लिए, किसी और के अगेंस्ट यूज होना, ये मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल प्रपोजिशन होगी, जो मैं समझता हूं कि शायद ऐसा ना हो। लेकिन यूं ही आगे आप रिस्पॉन्सेस देखते हैं यूएस के, जो अभी तक किस तरह के कोई क्लियर कट रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उससे और जो मजीद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की तरफ से, उससे आपको मजीद चीजें जब रियलिटी चेक्स लगेंगे इन एग्रीमेंट्स के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि मजीद ये खदोखाल क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जनरल साहब की भी आपने सुनी सर, मैं दिफाई मामलात की बात जनरल साहब से कर रहा था, लेकिन सर इसका एक सियासी पहलू भी है। हमने देखा कि हिंदुस्तान ने बड़ा मोहताज जवाब दिया कि हमें सब कुछ मालूम था, लेकिन हम देख रहे थे, हम जो है वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे, पहले हालात देखेंगे, मामलात देखेंगे, खित्ते के मामलात हम देख रहे थे। फिर सियासी पहलू की अगर बात करें तो फिर एक अमेरिका का रद्द-ए-अमल है कि जाहिर है कि एक कॉन्ट्रैक्ट या एक सिक्योरिटी, एक गारंटी जो है अमेरिका की तरफ से अगर कोई थी तो वो पाकिस्तान के पास आ गई, और फिर पाकिस्तान का झुकाव चाइना के साथ, और ये पूरा एक स्ट्रेटेजिकली आप समझिए कि एक पूरी एक इसकी जो है वो थ्योरी है। तो अगर पॉलिटिकली आप इसका इम्पैक्ट देखें तो चीमा साहब क्या अभी तक अखज़ कर पाए? अब तो 2 दिन हो गए तकरीबन। देखिए, मैं इसको देखता हूं कि एक तो इसको ग्लोबली कैसे रिसीव किया जा रहा है। ग्लोबली देखें, इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। तमाम वेस्टर्न प्रेस और तमाम वेस्टर्न थिंक टैंक्स जो हैं वो लिख रहे हैं कि ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक नोयत की डेवलपमेंट है। ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई। और पाकिस्तान की देखें, जो 2025 है ना, दैट इज बेसिकली ईयर ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल, जिसे कहते हैं ना, जियोपॉलिटिकल रिसर्जेंस का ये ईयर है। आपने एक अच्छी जंग लड़ी, दुनिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप को देखा कैसे फैसले करते हैं। पिछली लीडरशिप की तरह नहीं है कि डिफेंसिव थे, मतलब परेशान थे। अब लीडरशिप जो है वो एक जो जिसे कहते हैं ना, ग्लोबली उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को रिकग्नाइज किया जा रहा है। सो इस एंगल से अगर आप देखें तो ये दुनिया महसूस कर रही है कि ये इस काबिल हैं कि ये अपना भी दिफा कर सकते हैं और दूसरों का भी दिफा कर सकते हैं। सो इसलिए कोई कह रहा है जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, कोई इसलिए कह रहा है जी सिक्योरिटी गारंटीज वहां पे दे रहे हैं, बिकॉज अब हमारी पिक्चर दुनिया के सामने आ गई। और दूसरा, हमें इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि यार ये जो मुल्क है, ये इसके पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है दैट इज नॉट प्योरली वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनके मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो डाइवर्सिफाइड है। हमारे पास F-16 भी है, JF-17 भी है, हमारा बाकी भी जो फौज है वो डिफरेंट ममालिक से उसने असला लिया, लार्जली चाइना से लिया है। तो हमें इस एंगल से भी देखा जा रहा है। तीसरी देखें, एक अहम बात ये भी है कि हमें भी अपना बताना है कि हम किस तरह इस अलायंस को देखते हैं। देखें, ये जो हमारा सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसमें कुछ चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये हमने दिफाई एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो इंडिया सेंट्रिक हैं। वो उनका जो फोकस है वो इंडिया पे है और हम उनको अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हमारी जो अप्रोच है दुनिया के सामने में ये चीज समझनी है कि वो ये है कि हम ताकतवर मुल्क जरूर हैं और हम एग्रेसर भी नहीं है, और सऊदी अरब भी एग्रेसर नहीं है। सो इस चीजों को भी हमें दुनिया को सामने अपने आप को दिखाना है। और तीसरी एक अहम बात ये है कि हम अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये नहीं है कि हम एक फौज हैं, मुसलमान मुल्क हैं, तो हम उससे कोई रिलीजियस ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट योर ओन लैंड, टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल, और अपना एक जॉइंट डिटरेंस क्रिएट करना। और मेरा ख्याल है वो हम एक अच्छे अंदाज से करने में कामयाब हुए हैं। और यही वजह है कि जो सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी एग्रेशन के खिलाफ हैं, हम इकट्ठे हैं एग्रेशन के खिलाफ, हम एग्रेसर नहीं हैं।
तो मेरा ख्याल है कि ये हमें दुनिया को बताना है और हमें ये दुनिया के ऊपर छोड़ना नहीं है कि वो हमारे डिफेंस एग्रीमेंट को कैसे परसीव करते हैं। हमें भी बताना है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और दुनिया ने हमें देखा है कि ये रिस्पॉन्सिबल रियासत है। अमेरिका ने देखा कि ये इनको कहा टेबल पे बैठो और इन्होंने अपना जो जिसे कहते हैं ना राइट टू रिप्लाई भी एक्सरसाइज कर लिया यूएन चार्टर के मुताबिक। तो ये टेबल पे भी बैठ गए, ये सीज फायर भी करना चाहते हैं, तो ये एग्रेसर भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान ने अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल स्टेट के तौर पे मनवाया है। और दूसरा ये है कि जो कुछ इंडिया सेंट्रिक है वो सारा कुछ मिडिल ईस्ट सेंट्रिक इमीडिएटली नहीं हो जाता। तो ये चीजें मेरा ख्याल है हमें अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और इंटरनेशनल ऑडियंस को बतानी। ठीक हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। कहाँ रखा था? ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। कुकी। आहिस्ता बोलो ना, पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे। ओ वाह, इसमें तो कैडबरी है। खुशी नहीं छुपेगी जब क्रंची कुकीज में कैडबरी मिलेगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल साहब जरा ये फरमाइएगा कि चाबहार बंदरगाह जो है इसको हम तो जानते हैं कुलभूषण यादव के हवाले से, अब वहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो रियायत दी हुई थी भारत को वो ख़त्म हो रही है। तो अब क्या हम ये तवक्का कर सकते हैं कि अब मज़ीद कुलभूषण यादव वहाँ से पैदा नहीं होंगे? और इसको हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्ट में आप कैसे देखते हैं दिफाई एतबार से? इंडियन ओशन में एक राइवलरी चल रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और उसको मैं कहता होता हूँ बैटल फॉर पोर्ट्स। अगर आपने नाम सुने हो तो एक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइनीज स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत चाइना ओवर अ डजन पोर्ट्स डेवलप कर रहा है इंडियन ओशन में मुख्तलिफ कंट्रीज के। और दूसरी है नेकलेस ऑफ डायमंड्स जो कि इंडियन स्ट्रेटेजी है, एंड लेस देन 10 पोर्ट्स जो है वो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो इससे पहले कि जब चाइना और ईरान का एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि उन्होंने $400 बिलियन चाइना ने कमिट किए ईरान में इन्वेस्टमेंट के लिए नेक्स्ट 25 ईयर्स, उससे पहले ईरानियन सिस्टम जो था, ये चाबहार पोर्ट थी, वो नेकलेस ऑफ डायमंड्स का हिस्सा थी। वो इंडियन पोर्ट थी और इंडिया वहां पे इन्वेस्ट कर रहा था उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हो गया ईरान और चाइना का, तो दिस बिकेम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हैविंग सेड दैट, अभी भी इंडिया के साथ ईरान की एंगेजमेंट चल रही है और वहां पे इफ आई करेक्टली रिकॉल को $35 मिलियन का आउटले था इंडिया का, जो वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट करना था। जब वहां पे चाबहार में ये डायमेंशन थी, तो दूसरी जिसका आपने जिक्र किया कि 2012 में रॉ ने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया था चाबहार में, जिसका था गुलबशन यादेव। तो ईरान अगर चाइनीज सिस्टम में आता है तो कम चांसेस हैं कि मजीद वहां पे इंडियन जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, लाइक प्रोड्यूसिंग गुलबशन यादेव और इस तरह के एलिमेंट्स। लेकिन अगर ईरान इंडियन सिस्टम में रहता है तो डेफिनेटली दैट विल बी अगेंस्ट पाकिस्तान। जिस चीज का आपने जिक्र किया है कि यूएस अभी पुश कर रहा है इंडिया को कि वहां से उस पर जो उसको रिवोक कर रहा है वो कंसेशंस जो अमेरिका ने इंडिया को दिए हुए थे, ये तो कंटिन्यूएशन है उस बैशिंग की जो कि इंडिया भी रिसीव कर रहा है फ्रॉम द यूएस। और मैं ये समझता हूं कि ये मेजर्स दे गो इन लॉन्ग रन इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, कमर चीमा साहब सर, कि चाबहार की बंदरगाह हिंदुस्तान से छिन जाना जाहिर है कि अभी अमेरिका की वजह से है, लेकिन क्या ईरान इस पूरे जंग के बाद जो इसराइल ने उसके ऊपर मुसल्लत की और जिसमें इसराइल का पार्टनर जो है वो भारत था, इन दो प्रोस्पेक्ट के साथ अगर आप देखें तो क्या ईरान ने भी सुख का सांस लिया होगा कि यहाँ से गए? देखिए, मैं इसको ये देखता हूँ कि बेसिकली इंडियंस जो गेम कर रहे थे उस गेम में वो एक्सपोज हो गए। वो इंडिया और अमेरिका का जो अलायंस था, अमेरिकन समझते थे इंडिया हमारे साथ है टू काउंटर द कम्युनिस्ट चाइना, जबकि इंडिया ये नहीं सोच रहे थे। इंडिया ये सोच रहे थे कि दिस इज अ मोमेंट कि हम पिछले 2005 से लेके जब से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई तब से लेके अब तक वो समझ रहे थे कि हमें जो इंसेंटिव मिल रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर, ग्लोबल एक्सेप्टेंस, रिकग्निशन, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आ रहा है, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज में वो स्पेस ले रहे थे और अब तो वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए थे। तो वो समझते थे कि हमें जो है ये सब कुछ आ रहा है तो ये आता रहेगा।
लेकिन आई थिंक दैट्स वेयर द अमेरिकन्स पुट अ कैप ऑन इट। उन्होंने कहा जी पहले अपनी लॉयल्टी हमें रशिया में दिखाओ कि वहां पे आप क्या कर रहे हो। जब आप वहां पे हमारे साथ लॉयल नहीं हो, हमने आपको फ्रीडम दी, आप रशियन वेपन लो, सब कुछ लो, लेकिन अभी हमें भी आपसे कुछ रिटर्न में चाहिए। तो उन्होंने रशिया में भी लॉयल्टी नहीं दिखाई, तो वो कहते हैं कल को ये चाइना के खिलाफ हमारी लॉयल्टी क्या दिखाएंगे। और असल में इंडिया ये कह रहा था कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए हमें ईरान के करीब आना पड़ेगा। और वो जो नैरेटिव उस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा होगा कि वो इंडिया को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे और वो जंगबंदी का मसला नहीं था, रशिया को इतना बड़ा चैलेंज नहीं बना हुआ था, जंग नहीं बनी थी। तो अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही। तो उन्होंने कहा कि इंडिया की ऑप्शंस रोको। तो उन ऑप्शंस में जारी बात है चाबहार भी एक ऑप्शन थी, और आपको पता है ये कुछ $350-400 मिलियन वहां पे लगाने लगे थे। आप देखें ना कि उनकी कंपनीज को पहले सैंक्शन किया गया है रशिया के साथ कारोबार करने में, अब ईरान के साथ कारोबार करने में सैंक्शंस होंगी। तो इंडिया के साथ अमेरिका की अप्रोच ये है कि पहले तो ये फील हुआ अमेरिका को कि हम जितना टफ लाइन ले रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो हमारा ये इंप्रेशन जाएगा कि ये एलायंस के साथ अच्छा तरीका नहीं है एंगेज करने का। सो अब अमेरिकन ने नया तरीका बदला है। परसों फोन किया नरेंद्र मोदी को, हैप्पी बर्थडे कहा, और अगले दिन जो है उनको सैंक्शंस लगा दी। तो वो समझते हैं कि ये हम और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं यूरोप को भी कह रहा हूं कि चाइना और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। तो मुझे लगता है कि बेसिकली इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन को एलोर करने में, जीतने में नाकाम हुए हैं, जिसको देखते हुए इंडिया की जो ऑप्शंस हैं उनको ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है कि इनको थोड़ा सा स्क्वीज किया जाए और इनकी लॉयल्टी टेस्ट किया जाए कि ये कहां पे खड़े हैं हमारे साथ। आई थिंक ये एक फैक्टर है जहां बाहर कोर्ट। चीमा साहब, आपने बात की हैप्पी बर्थडे की मोदी साहब की। पाकिस्तान ने हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट भी मोदी साहब को दिया है सऊदी अरब के साथ मुआहदे की सूरत में। लेकिन अगर हम देखें तो मैसिव पीआर कैंपेन थी। इस मैसिव पीआर कैंपेन की जरूरत क्यों पेश आई थी हिंदुस्तान को? देखिए, वो शुरू से मोदी साहब के लिए कैंपेन की जाती है और अरबों डॉलर लगाए जाते हैं, और रिटर्न में देखिए आप तो ये सिर्फ कैंपेन की बात कर रहे हैं। जिन नरेंद्र मोदी ने जिन बिजनेसमैनों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिन बिजनेसमैनों को हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो अदानीज हो, अंबानीज हो, उनसे फेवर ली जाती है कि ये मीडिया हाउसेस सारे कंट्रोल करें, खरीदे मीडिया हाउसेस, और सारे एनडीटीवी, इंडिया टुडे, CNN, न्यूज 18, बड़े चैनल जितने भी हैं, रिपब्लिक टीवी, ये सबको खरीदा गया है। और खरीदे किन्होंने? या वो बीजेपी लॉयलिस्ट हैं, या वो बीजेपी से इकोनॉमिक इंसेंटिव लेते हैं, या वो पॉलिटिकल बॉन्ड्स लेते हैं। तो वो समझते हैं कि अब हमें इनसे फेवर ये लेनी है कि ये मीडिया हमारे हक में बोले। तो वो तो अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स नरेंद्र मोदी के लिए लगाते हैं, और वो लगा रहे हैं पिछले कई देर से। सो ये एक नेचुरल, वो समझते हैं कि ये अवाम को लेकिन अब इंडिया के अंदर कैंपेन शुरू हो गई है। अब राहुल गांधी सामने आ गया और कह रहा है कि ये इलेक्शन रिगिंग होती कैसे है। ये हमने इंडिया में पहले नहीं सुना था। पहले होता ये था कि जो भी चीज चलती थी उसमें ये तस्वर किया जाता था कि जो इंडिया है वो उसकी डेमोक्रेसी ठीक है, वहां पे वोटर ठीक जा रहा है, वहां पे इलेक्शन जबरदस्त हो रहे हैं, ऑपोजिशन शोर नहीं डालती। लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इंडिया के इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। और मीडिया भी थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहा है। ये क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान और भारत में इंडियन मीडिया ने इतना साथ नहीं दिया हुकूमत का, गो के मीडिया सारा हुकूमत का बेनिफिशियरी है। बहरहाल ये वो एक्सट्रीमिज्म है, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म और सोसाइटी लेवल पे एक्सट्रीमिज्म जो मोदी साहब ने फैलाई थी, अब वो उसका खुद भी शिकार हो रहे हैं, जहां पे वो थोड़ी सी कोई अपने जैसा कहते हैं ना चीजों में पीछे हटने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। जनरल साहब, बगराम बेस के हवाले से अचानक जो है वो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसे वापस लेने की कोशिश करेंगे। वो वापस लेने की कोशिश सर कैसे होगी? कोई एग्रेशन के जरिए होगी? क्योंकि वो ललकार रहे हैं इसके अंदर भी चाइना को। तो फ्यूचर का मंजरनामा बगराम एयरबेस को लेके क्या देखते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान में एक हुकूमत मौजूद है कि जो दावा करती है कि वो बहुत ताकतवर है, उसने अफगानिस्तान फतह किया था। फिर चाइना को कितना इससे प्रॉब्लम होगा? क्या देख रहे हैं सर बगराम एयरबेस के हवाले से? देखिए, जब अमेरिका ने एक्सट्रीकेट किया अफगानिस्तान से तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था अमेरिका पे। अमेरिका के पास जो अफगानिस्तान है, एक तो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो मेजर जो प्रॉन्ग हैं, जो दो मेजर कॉरिडोर्स हैं, एक CPEC जो पाकिस्तान से गुजरता है और दूसरा न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज जो कि कजाकिस्तान से गुजरता है। तो अफगानिस्तान की लोकेशन इन दोनों के सेंटर पे है।
इधर से होते हुए ये दोनों को इम्पैक्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि उनको उनकी पोजीशन वहां पे टेनेबल नहीं रही थी, अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। दूसरा डायमेंशन ये है कि अफगानिस्तान को कहा जाता है KSA ऑफ लिथियम, सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम, बिकॉज यहाँ पे लिथियम बहुत अबंडेंस में है। उसके ऊपर के लिथियम वो सारे का सारा US ने छोड़ दिया चाइना के लिए। नाउ अब जो US की दोबारा ख्वाहिश है कि वो अपना फुट होल्ड गेन करे अफगानिस्तान में बगराम बेस की शक्ल में, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो फोर्सेस, वो ताकतें जो इस वक्त पावर में हैं, रूल कर रही हैं अफगानिस्तान में, जिन्होंने कि अमेरिका को शिकस्त दी अफगानिस्तान में, वो इस तरह की कोई ऑप्शन पे कोई एक्सरसाइज करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से डिनाइल आ रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम US को एंगेज जरूर करेंगे, लेकिन नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ हैविंग अ फुट होल्ड ऑफ US इन अफगानिस्तान। ऐसा मेरा नहीं ख्याल वो होने देंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं चाइना के रिस्पॉन्सेस को देखूं तो जाहिर है चाइना का भी इन्फ्लुएंसेस हैं। चाइना भी नहीं चाहेगा कि उसके बैकयार्ड में US एक दफा फिर आके बैठ जाए और वो अपनी इम्प्यूनिटी के साथ जो भी करना चाहता है वो करे। सो US की ख्वाहिश जरूर है। इसके अलावा US की ये भी ख्वाहिश है कि वो कनाडा ले ले, वो ग्रीनलैंड ले ले, लेकिन ये ख्वाहिशें सारी पूरी होती हुई नजर नहीं आती। ठीक हो गया। चीमा साहब, आप क्या कहते हैं सर, बाइडन को सिर्फ मतून ठहराने के लिए जो है वो ट्रंप साहब इस तरह की बातें करते हैं, या कहीं पर अमेरिका की ख्वाहिश भी है कि बगराम बेस उनके हवाले आ जाए, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो खित्ते पे से कम कर सकें? देखिए, ट्रंप साहब का ये है कि वो आपको पता है कनाडा भी मुझे मिल जाए और जिसे कहते हैं ग्रीनलैंड भी मिल जाए, जिस तरह अभी जलसा बात कर रहे थे, और हमें जो है वो बगराम एयरबेस भी मिल जाए। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को ना एक चीज है उनके दिमाग में कि मुझे एक ऐसी लेगेसी छोड़नी है जिसमें एक लेगेसी हो कि जी मैंने अमेरिका को एक्सपैंड किया, वन। सेकेंडली, जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, तो अब जी तमाम दुनिया के मैप्स, गूगल मैप, जो ये मैप वो मैप, इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे। तो बेसिकली वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए अमेरिकन को कि मैंने जो कुछ किया है वो कोई नहीं कर सका। सो इसलिए वो बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं कि जी हमें चाइना को काउंटर करना है। तालिबान उन्हें कहां लेने देंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स वो लेके नहीं आ सकते दोबारा कब्जा करने के लिए, वो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये एक लेगेसी उनको छोड़ना चाहते हैं कि मैंने अमेरिका को एक्सपैंड किया, मैंने अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ाया, मैंने जंगें बंद कराई। ये उनके दिमाग में चीज हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल अदर देन दैट कोई चीज इसमें है। ठीक हो गया। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक चीज़ जरा साहब ये फरमाइएगा, फितना खवारिज की अगर बात की जाए, DGISPR का एक इंटरव्यू है जर्मन जरीदे के साथ, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको पढ़ के सुनाया। तो वो कहते हैं कि गैर कानूनी अफगान बशिंदे और भारतीय फ़ौज के अफसरान, मैं सर थोड़ा सा जोर इस पर दूंगा कि भारतीय फ़ौज के अफसरान पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तो क्या DG साहब जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कुलभूषण यादव को, या मजीद भी आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे शवाहिद हैं कि भारत के फौज के अफसरान इसके अंदर किसी तरह मुलव्वस हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब अमेरिका आ रहा था अफगानिस्तान में ऑपरेशन इंड्योरिंग पीस को एग्जीक्यूट करने, तो जनरल मुशर्रफ ने उनसे डिमांड की थी कि नॉर्दर्न अलायंस शुड नॉट कम टू काबुल माउंटिंग योर टैंक्स, कि नॉर्दर्न अलायंस आपके टैंक्स पे चढ़ के काबुल में नहीं आनी चाहिए। हमें पता है कि नॉर्दर्न अलायंस हिस्टोरिकली इंडियन अलाय था और तालिबान जो थे वो पाकिस्तानी अलाय थे, लेकिन US के पास ऑप्शन नहीं थी। US ने उसकी तरफ साइड करना था जो कि तालिबान का दुश्मन था, और वो था नॉर्दर्न अलायंस। सो जिस दिन नॉर्दर्न अलायंस काबुल में आया है US टैंक्स के ऊपर चढ़ के, उसी दिन इंडिया ऑल्सो वॉर्ड इनसाइड अफगानिस्तान, बिकॉज उनका अलाय जो था वो पावर में आ गया। तो पिछले 20 साल से इंडिया ने इन रोड्स और एक्सेसेस अपने सिक्योर किए अफगानिस्तान में, और वो अभी भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग होती रही है, वो ये वही एलिमेंट्स थे जो इंजेक्ट किए इंडिया ने अफगानिस्तान में, और उनको यूज करते हुए वो पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें इस नजर से देखना होगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कोई और भी ऑफिशियल इंडियन ऑफिशियल पकड़ा गया था, जो कि ऑफिसर जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था पाकिस्तान में।
हमें ये भी याद है कि इंडिया के 8 काउंसलेट थे जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के अलॉन्ग थे और उनका कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि पाकिस्तान में टेररिज्म करें। तो ये डेफिनेटली इसके गुलबशन यादेव के बियॉन्ड भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इन कार्रवाइयों में इन्वॉल्व हैं ऑन द बेहेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। मैं जरा चीमा साहब आप भी इस पर जरा फरमाइएगा सर कि डीजी साहब किस जानिब इशारा कर रहे हैं? कोई नए शवाहिद भी पाकिस्तान के पास आए हैं, नई कार्रवाइयों से मुतालिक वो बात कर रहे हैं, फिर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जो उन्होंने बात की, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो इनखला कर रहा है इसको लेजिटिमेट कवर अब जो है वो हासिल है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं गैर कानूनी लोग, इसलिए इनको निकाला जा रहा है ताकि इंसानी हकूक़ की कोई बात ना हो। देखिए सिंपल सी बात है कि ये अफगान तालिबान जो है हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलीजियस डिप्लोमेसी, मौलाना तकी उस्मानी को भेजा, मौलाना फजलुर रहमान को हमने भेजा, उसके बाद यहाँ से इलीगल लोगों को निकालने का मसला हो हमने वो भी एक्सरसाइज कर लिया। पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री सिक्योरिटी लीडरशिप वहाँ पे गई, वो नहीं मानते। कल रात ख्वाजा आसफ कह रहे थे अफगानिस्तान इज अ होस्टाइल कंट्री, इट्स नॉट अ कंट्री जिसको हम ये कह सकें ये हमारा दोस्त नहीं है, और ये मजे ले रहे हैं और वहां पे अमन है काबुल के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जंग चल रही है। मैं देखें आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि अगर पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया के हवाले से ये है कि जहां से हमला आएगा वहां पे अटैक करेंगे, हमने ये नहीं देखना कि वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं कि नहीं करते। सो अगर हमला इंडिया के 400 किलोमीटर अंदर से हो रहा है, वहां से मिसाइल मारे तो हम वहां पर मिसाइल मारेंगे। तो इन अफगानिस्तान केस हमारी ये पॉलिसी क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है कि हमें अगर अफगानिस्तान से ये सारे टीटीपी आ रहे हैं तो जहां पे इनके ठिकाने हैं वहां पे मारे। ये कब तक हम इनको रिलीजियस इस्लामिक ब्रदरली के चक्कर में रखेंगे? हमारी ट्रेड कम हो गई है, हमने तमाम लिवरेज इस्तेमाल कर ली है, कुछ भी कारआमद नहीं है इस वक्त। सो मेरा ख्याल है कि ये अगर हमने अक्रॉस द बोर्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव जैसे अप्रोच ना अडॉप्ट की, यहाँ पे तमाम प्लेयर्स पॉलिटिकल प्लेयर्स ने साथ ना दिया तो थिंग्स विल बी डिफरेंट और हम अपने नताइज हासिल नहीं करेंगे, हम मुश्किल में रहेंगे। चीमा साहब इसमें अमरीकी हथियारों की बात भी की है डीजी साहब ने कि अमेरिका के छोड़े हुए हथियार जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो पाकिस्तान अमेरिका से मुतालबा कर सकता है सर इसमें? नहीं, वो क्या अमेरिकन को पता है सारी इस चीज का कि ये हथियार वहां पे उनके पड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि जी हथियारों को लेके जाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और हम सिर्फ हथियार नहीं छोड़ गए, बहुत कुछ छोड़ गए। तो वो देखें इस तरह के कामों में, इस तरह की चीजों में ये चीजें होती हैं, ये जानबूझ के बहुत सारा कुछ छोड़ा जाता है। यहाँ पे खिते को भी इंगेज रखें, हर चीज। पाकिस्तान मसरूफ है, लड़ता रहे इनके साथ, टीटीपी के साथ। देखें हमें अपनी क्लैरिटी के साथ इनको इंगेज करना है। पिछली हुकूमत जो थी वो कह रही थी टीटीपी के 35,000 बंदा पाकिस्तान में आ जाए, बंदे भी आ गए, वो रिहेबिलिटेट भी नहीं हुए, वो हमारे शहरों में घुस गए, उनका ना रिकॉर्ड है ना पता है वो कौन है, वो किधर हैं, और अब वो हम उनसे लड़ रहे हैं। मतलब अजीब किस्म की हमारी पॉलिसी है, हम भी कंफ्यूज हैं। एक लीडर आता है वो कहता है उसामा बिन लादेन शहीद है, दूसरा कहता है वो दहशतगर्द है। मतलब हमें 22 साल हो गए हैं लड़ते हुए दहशतगर्दों से, हमें यही नहीं समझ लगी कि हमने करना क्या और किसको क्या कहना है। ये हमारे सियासतदानों को भी इस चीज का समझना चाहिए कि इलेक्शंस इनको इतने प्यारे हैं कि पाकिस्तान कंप्रोमाइज हो जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाए, इनके इलेक्शन और इनकी सीटें ना कंप्रोमाइज हो। तो मैं तो समझता हूँ क्लैरिटी एट होम इज रिक्वायर्ड, जो कि नीडेड है। सर आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि अब ये जो एक कार्रवाइयों के अंदर एकदम शिद्दत आई है, तो अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर किसी हमले की सूरत में इसका जवाब दे सकता है, वहाँ पर ठिकानों के ऊपर कार्रवाई कर सकता है? अफगान हुकूमत को तो जिस तरीके से चीमा साहब ने बयान बताया कि वो तो समझने से कासिर है, मेरा ख्याल है उनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो क्या मेरा जो ख्याल है कि कैपेबिलिटी ना होना ये दुरुस्त है, या उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है तालिबान को, पाकिस्तानी तालिबान को, या जो फितने खवारिज है इनको रोकने की? क्या लगता है जनरल साहब आपको? देखिए हमें ये देखना होगा कि जो मेन प्लेयर है सारे प्रॉब्लम्स में, वॉट एवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, वो इंडिया है। इंडिया जो है ये ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है, अफगानिस्तान को एज अ कंडुइट यूज कर रहा है। 9/11 से पहले जब आपको याद होगा कि 9/11 के बाद टेररिज्म एक बज़वर्ड बन गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो जेन्युइन और एक लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल्स थी उनको भी टेररिज्म में लंप कर दिया गया, चाहे वो पैलेस्टीनियन फ्रीडम स्ट्रगल थी या वो कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल थी। इस सारी सिचुएशन में इंडिया ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया।
और उसने जो कश्मीर में एक इंडिजिनस और जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको भी टेररिज्म में उसने लंप कर दिया। इससे इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्स ऑप्शंस थी जो पहले एग्जीक्यूट होती थी कि जिसको हम कहते हैं ऑफेंसिव लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर वो यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी करता है, अगर वो हमारी जाफर एक्सप्रेस के ऊपर करता है टेररिज्म, तो उसको रिस्पॉन्ड दिया जाए उसी शक्ल में, वो पाकिस्तान की जो है ना वो ऑप्शंस कर्टेल हो गई। और आपने देखा कि इंडिया ने विद इम्प्यूनिटी पाकिस्तान को स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। वाइल हमने अफगानिस्तान को डील करना है, उनको मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने नेबर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते, अफगानिस्तान और ईरान को उनके साथ अपने तल्लुकात नहीं बेहतर करते, तो हमारे ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, बिकॉज वो नेबर्स यूज होंगे बाय इंडिया फॉर क्रिएटिंग ट्रबल इन पाकिस्तान। लेकिन सर आप जब नेबर को बात करते हैं कि उनको एंगेज करना है, ठीक करना है, नेबर में तो जो हुकूमत है उसकी जो लेजिटिमेसी के ऊपर एक सवाल है कि वो ठीक तरीके से उसमें उसके पास इख्तियार भी है लोगों को रोकने का, जिनको हम रोकने की बात करते हैं फितना खवारिज की, या उनके पास बेचारों के पास इख्तियार ही नहीं है, वो बेबस है? देखिए, मेरी असेसमेंट में इशू इख्तियार के अलावा कैपेबिलिटी का है कि क्या उस गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल ऑल ओवर अफगानिस्तान है या नहीं है। ये वो जंग थी जो स्पिल ओवर हुई अफगानिस्तान से और हमारे पहले फाटा रीजन्स में आई, अर्स्टवाइल फाटा रीजन्स में, और हमारे सेटल डिस्ट्रिक्ट्स में आई, और फिर तमाम ऑल ओवर पाकिस्तान फैल गई। 2017 तक हमने इस जंग को वापस पुश बैक किया इनटू अफगानिस्तान। अब जबकि हमारे तल्लुकात दोबारा से उतने कॉर्डियल नहीं हैं विद अफगानिस्तान, तो ये दोबारा से इसका स्पिल ओवर आ रहा है इनसाइड पाकिस्तान। तो जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बैठी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी कैपेबिलिटी का भी इशू है कि वो शायद उस तरीके से असर्ट नहीं कर सकते ऑल ओवर टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक हमें उनकी लिमिटेशंस को भी समझना होगा, उन्हें हमारी लिमिटेशंस को समझना होगा, और उन्हें ये प्लेज करना होगा कि उनकी जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो बाय इंडिया। और फिर ये उसी सूरत में हो सकता है अगर हमारा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ जाए एज कम्पेयर टू इंडिया, जो इस वक्त इंडिया वहां पे एंजॉय कर रहा है। सर इस वक्त क्या सूरत हाल है? इंडिया बड़ी तारीफें करता दिखाई दे रहा है, यूएन के अंदर जो अफगानिस्तान की बात कर रहा है, अफगानिस्तान को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान का इस वक्त जो आज के दिन तक इंक्लाइन है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया पे ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मुतालबात जा रहे हैं जो मुकम्मल नहीं हो सकते, जो जिसके ऊपर अमल करने की कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है, लिहाजा वो इंडिया के कैंप में चले जाएं कि ये तो मुतालबा भी कोई नहीं करते, ये तो बस कहते हैं कि यहाँ से रास्ता दो, तुम दहशतगर्दी करें आपके पड़ोस में। देखिए, इसमें एक तो अमर ये है कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक थॉट है कि नेबर इज योर एनिमी एंड नेबर ऑफ नेबर इज योर फ्रेंड। सो वो तो डेफिनेटली इंडिया इसी चीज पे फोकस कर रहा है कि अफगानिस्तान उसका दोस्त है, बिकॉज अफगानिस्तान जो है वो उसको दोस्त रखेगा तो अफगानिस्तान वुड बी मतलब स्ट्रेंज विद पाकिस्तान। अगर हमारे तल्लुकात मतलब उतने कॉर्डियल नहीं होंगे तो डेफिनेटली अफगानिस्तान जो है वो किसी और डायरेक्शन में देखेगा। और इस वक्त जो झुकाव है अफगानिस्तान का की तरफ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जनरल समरेश सालिक साहब मेरे साथ मौजूद थे। कमर चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन किया था, वो जो है वो कुछ देर पहले रुखसत ले गए थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।